में आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान तो सुनना आप लोग, है ना। चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ। इसको बीच में लगाओ। हाँ देखें, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जी क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ? अच्छा वो तो चलो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात बाद में करेंगे। व्हाट अबाउट एसिड बेस, क्या होता है? जो H प्लस दे वो एसिड और जो H माइनस दे हाइड्रोक्साइड आयन दे, है ना। एक मुझे एक बताओ, ऐसा थोड़ी भी मतलब क्या बता रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो, जो लोन पेयर को करेगा वो। और बता, देखिए प्रोटॉन डोनर, देखिए आप बता रहे हैं अलग अलग, लेकिन देखो आप समझ लो ध्यान से। यदि हम देखो आरएनएस बेस कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस ये कहता है कि एसिड वो होंगे दोज कंपाउंड व्हिच गिव द H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दोज कंपाउंड व्हिच गिव द हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। जो H प्लस डोनेट करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड होंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस। लेकिन देखो आरएनएस कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि वो जो रिएक्शन है एसिड बेस की वो एक्वस मीडियम में होगी। भाई उनका उसका जो कहना है वो क्या है कि प्रोटॉन डोनर इन एक्वस मीडियम और हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट दी एक्वस मीडियम, यस और नो। तो इसका मतलब वहां पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन वहां पर विदाउट एक्वस मीडियम में हो ही नहीं सकती, यस और नो। ठीक है, तो यदि हम बात कर रहे हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी की तो उसकी लिमिटेशन है। तो अब आप देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में ही हो। बहुत सारी रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन जो विदाउट एसिडिक मीडियम में भी होती है, सॉरी विदाउट एक्वस मीडियम में होती है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है। अब हम दूसरा जो हमारे पास में है, दूसरा जो एसिड बेस थ्योरी है दैट इज कॉल्ड, याद करो पढ़ा होगा आपने, लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी। और यदि हम लुईस एसिड बेस थ्योरी की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी बेस क्या होंगे बताओ? बेस वो होंगे जो क्या करते हैं बेटा बताओ? OH को डोनेट करते हैं। अरे वो तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट है। लुईस बेसिक के देखो जो लोन पेयर डोनर होगा, देखो ध्यान से सुनने में, जो लोन पेयर डोनर है, ठीक है, जो लोन पेयर डोनर है उसे आप इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है जी, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड। अब आप सुनो, यदि हम इसकी बात माने अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी की तो लोन पेयर डोनर बेस है और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या है? एसिड है। तो क्या आपको लगता है कि ये थ्योरी हमें अडॉप्ट करना चाहिए क्या? इस थ्योरी की भी क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो आप। मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। ये चीज आपने सर ने आपको पढ़ाई भी होगी, शायद पढ़ाई है। अब आप देखो लोन पेयर डोनर यदि हम बेस कह रहे हैं बेटा, तो याद करो हमने जीओसी में अभी पढ़ के आए हैं, जो लोन पेयर डोनेट करता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो प्रॉब्लम को समझ में आ रही है इस थ्योरी में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हो कि जो लोन पेयर डोनर है वो बेस भी है और जो लोन पेयर डोनर है वो न्यूक्लियोफाइल भी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? प्रॉब्लम समझ में आ रही? यदि आप लोन पेयर डोनर को ही बेस कह रहे हैं और लोन पेयर डोनर को ही आप न्यूक्लियोफाइल बता रहे हैं
तो इसका मतलब फिर तो न्यूक्लियोफाइल और बेस तो सेम हो गए ना, और जबकि हम जानते हैं कि दोनों सेम नहीं है, अरे डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब इस थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, ड्यू टू दिस थ्योरी, आप यहाँ पॉइंट बना के लिखना, ड्यू टू दिस थ्योरी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्या, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एसिड एंड। और अब अभी हम बात करें थर्ड थ्योरी की, इसलिए देखो अब समझ में आया आपने, देखो आरएनएस को क्यों नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि वो जो थ्योरी अप्लाई हो रही है वो ओनली एक्वस मीडियम में अप्लाई हो रही है, और इसको हमने क्यों अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में और बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे बेटा। लेकिन देखना बेटा, अरे हम बात करें ब्रॉन्स्टैंड, ध्यान से सुनना, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी, नाम सुना आपने, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यदि हम इसकी बात करें बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो बेस होगा ना बच्चों, वो होगा प्रोटॉन डोनर, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर। चलो एसिड से शुरुआत करते हैं। देखो जो एसिड होगा ना बच्चों, एक सेकंड हट आ जाओ, एसिड जो होगा वो प्रोटॉन क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन होगा डोनर, और जो बेस होगा ना बेटा जी, वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप एसिड बेस में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, और आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में भी डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो। आ रहा है समझ में, क्योंकि देखो बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, लोन पेयर डोनर, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो देखो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना इस थ्योरी, इसीलिए हमने इस थ्योरी को अडॉप्ट किया है। We have adopted for this theory for organic chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है बच्चों, वो क्या है बेटा जी, बेस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, यदि हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए हमारे पास में एसिड्स हैं और पूछा जाए which will of the strongest acid, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस एसिड में प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, या सुनो, तो कहने का मतलब मोर द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन मोर विल बी एसिड। क्या बात समझ में आ रही, और वही सेम जो कहानी है बेटा जी, वो सेम कहानी किसमें होगी, बेस में। जो सॉरी क्या हो गया, एक सेकंड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो जितना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस। आ रहा है समझ में, तो अब ये लिखें और यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, क्या लिखेंगे, मोर द टेंडेंसी, लिखो मोर द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखो फटाफट, मोर द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन मोर विल बी क्या, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। और यही चीज उसमें होगी, किसमें होगी, यही चीज बेस में, है ना, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां तक कहानी समझ में आई आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब एसिड वो अच्छा होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा। क्या बात समझ में आ रही, लेकिन देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हाँ कंप्लीट है भाई, अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, 20 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। यदि हम ये कह रहे हैं कि एसिड वो अच्छा होगा जिसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितनी अच्छी होगी, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कोई भी एसिड ज्यादा प्रोटॉन कब डोनेट करेगा। जैसे देखो अब हमें तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कल 11th क्लास में बच्चे पूछ रहे थे, जैसे हमें पता है, हम मानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और H3PO4 HCl से वीक एसिड है। अब वो उनसे जब मैंने ये बताया कि जो प्रोटॉन ज्यादा डोनेट करेगा, तो उन्होंने क्या कैलकुलेशन लगाई कि जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ही प्रोटॉन डोनेट करेगा। ऐसा नहीं है, समझ रहे बात को, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि HCl में एक हाइड्रोजन है तो वो एक ही प्रोटॉन डोनेट करेगा और H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है तो वो 3 प्रोटॉन ना।
ये ऐसा नहीं आता। देखो प्रोटॉन डोनेट करना तो डिपेंड करता है उसके मतलब कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे। ये चीज मैं आपको भी समझाऊंगा। तो इसका देखो हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना? क्योंकि यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ग्लूकोज में तो 12 हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में तो 12 हाइड्रोजन है ना। और लेकिन ग्लूकोज एसिड नहीं है बेटा, क्योंकि यदि ग्लूकोज एसिड होता तो उसे पीने के बाद में तोते उड़ जाते। ठीक है, अंदर बिल्कुल धुआं हो जाता है ना, धुआं निकलता है ना अंदर से, एसिड जला देता है। इसका मतलब हाइड्रोजन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला प्रोटॉन, अब वो कैसे भाई प्रोटॉन कैसे देगा वो हम बात करेंगे इस थ्योरी में। कौन सी थ्योरी में बताओ? अभी हमने कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट किया बताओ? ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अभी देखो, वी हैव अडॉप्टेड दिस थ्योरी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हमने अडॉप्ट किया। मतलब जब भी हम बात करेंगे तो हम इसी की बात करेंगे। जब भी हम एसिड बेस की बात करेंगे तो हम हमेशा इसकी बात करेंगे। किसकी? ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और ये बात तो हमने GeO2 में करी भी है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, सुनना मेरी बात ध्यान से बिल्कुल। अभी कुछ नोटमोट मत करो, ध्यान से सुनो। मान लीजिए हमारे पास में कोई एसिड है, 20 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनो। यदि हम ये कह रहे हैं ये एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिड क्या डोनेट करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा बच्चों। और यदि ये प्रोटॉन डोनर है, अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं आफ्टर द प्रोटॉन डोनर एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट है, सुनना, जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, दैट रिमेनिंग पार्ट, ध्यान से सुनना, दैट रिमेनिंग पार्ट will always behave as a base। ये बिल्कुल ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, अब हमें नहीं पता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी एसिड है फॉर दिस थ्योरी, कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा बेटा जी वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो वो हमेशा किस तरीके से बिहेव करेगा? बेस की तरह। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। यदि हम ये कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट बेस है, मतलब रिमेनिंग पार्ट बेस की तरह बिहेव कर रहा है आफ्टर द प्रोटॉन डोनर, है ना, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मेरी बात बिल्कुल सुन लेना ध्यान से। अब मेरी एक मिनट इधर आओ। मैं ये कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं मैंने इस चीज को बेस माना है। ये जो बी है इसको मैंने क्या माना बेटा जी? बेस। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा एक बात और सुन लो, पहले एक बात और सुन लो। हम कह रहे हैं एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो रिमेनिंग पार्ट बेस की तरह बिहेव करेगा। यदि रिमेनिंग पार्ट बेस की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब तो बेटा ये हो गया कि बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करेगा। अरे करेगा भी, तभी तो बेस कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पार्ट हम जो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट है जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या बात समझ में आई? जब मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बिहेव कैसे करेगा बच्चों? बेस की तरह। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि ये जो बी है ये बेस है मान लो, और हमें पता है कि यदि ये बेस है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये मानते हो? और यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड बनाएगा क्या? BH। ये मानते हो बेटा? अब यदि ये बॉन्ड बनाएगा तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक मिनट सुन लो। तो इस बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है। शेयरिंग होती है ना कोवलेंट। अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम ये चाहते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान, हम ये कह रहे हैं कि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको बेस मान रहे हैं तो इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब बेस इलेक्ट्रॉन दे। अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड तभी तो बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन ले। मानते हो? तो एक बार बताओ बेटा, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड बनने में क्या H+ यहां पर कोई मदद कर सकता है क्या?
H प्लस कोई मदद कर सकता है बॉन्ड बनने में से? नहीं। अरे H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। H प्लस के पास कहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा? अरे भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट। समझ रहे हो बात को? अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बॉन्ड हमें पता है कि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब मुझे ये बताओ, यदि प्रोटॉन जो बेस है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो इस बॉन्ड बनने में क्या हाइड्रोजन कुछ मदद कर सकता है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में कंफर्म हो चुका है कि ये जो बॉन्ड है, मतलब कि इसके पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। बात समझ में आ रही है? और तभी अपने लोन पेयर का यूज करके बच्चों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर। अरे भाई तभी तो ये लोन पेयर आ रहा है समझ। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्ट जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करके जो रिमेनिंग पार्ट है विल ऑलवेज बिहेव एज अ बेस, और यदि बेस है तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और वो तो तभी होगा जब बेस के पास में लोन पेयर होगा। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि बेस के पास लोन पेयर होना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब मैं यदि इस रिमेनिंग पार्ट को बेटा बेस मान रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट रिमेनिंग पार्ट विल ऑलवेज हैव क्या, लोन पेयर, विल ऑलवेज हैव लोन पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये हो गया, अब इसको बाद में नोट करना, अभी रुक जाओ। क्या हो गया? अच्छा देखो यहाँ पर, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। तो जैसे मान लो बेटा जी मैंने लिया ये HA, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, और मैं ये कह रहा हूँ सुनना कि ये कोई एसिड है बच्चों। ये क्या है बेटा जी? एसिड। और एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन डोनेट करना। बोलो मानते हो? तो प्रोटॉन यदि इसने डोनेट किया है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो बनने वाली स्पीसीज होगी, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों वो A नेगेटिव ही होगी? दैट रिमेनिंग पार्ट इज A नेगेटिव। क्यों? क्योंकि A नेगेटिव के देखो ये जो बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 1 कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पे। अब याद करो, यदि ये H प्लस की फॉर्म में निकला है, दैट मींस क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन किस पर आए? A पर। और न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो एनायन बनता है। या सुन लो बच्चों, और ये किसकी फॉर्म में निकलेगा बच्चों? क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था कि जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करके जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑलवेज बिहेव एज अ बेस। मानते हो बच्चों? और देख लो ध्यान से, हमने ये भी बोला था कि यदि ये बेस है तो इसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। देखो दैट नेगेटिव चार्ज। अच्छा मेरी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि यदि ये कोई एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करके रिमेनिंग पार्ट क्या बन रहा है? बेस। तो मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था अभी, कि यदि ये बेस है, रिमेनिंग पार्ट बेस है, तो इसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था जीओसी में, मैंने बताया था कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। याद आ रहा होगा? जब समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ये कह रहे हैं बेटा जी कि जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट रिमेनिंग पार्ट इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ बेस, और उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए, तभी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये बात कंप्लीट है? ये समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यदि हम ये पता लगाएं कि जी एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए आपको K निकालना पड़ेगा। K क्या होता है? याद करो, ये पढ़ाया बहुत सारे आपको। एसिडिक कोएफिशिएंट। एसिडिक कोएफिशिएंट की यदि हम रिएक्शन लिखें तो बताओ कैसे लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और HA की कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या बेटा K बढ़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है? होता है पक्का? ठीक है। अब यदि मैं ये कह रहा हूं सुनना कि K यदि मोर है, दैट मींस वो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कि नहीं होगी? अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम ये कह रहे हैं कि K एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए K ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और HA की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ
किस डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्लो होगी। और ऐसा होगा भी। यदि हम ये कह रहे हैं सुनो कि ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको Ka को हाई होना पड़ेगा, Ka को यदि हाई होना पड़ेगा तो इन दोनों को हाई होना पड़ेगा और इसको कम होना पड़ेगा, तब ये स्ट्रॉन्ग। तो हम ये कह देंगे ये जो एसिड है वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग। और बेटा जी आपने यदि ये सुना है तो ये भी सुना होगा। अच्छा एक बात और सुनोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक एसिड और एक बेस में, बेस है नहीं, जब एक एसिड और एक बेस में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट ये लिख लेना अपने शब्दों में। जब एक, अभी नहीं रुक जाओ, जब एक एसिड और एक बेस में 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वो है भी देखो 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है। अब मेरी बात सुनो, यदि हम इसे एसिड कह रहे हैं तो ये क्या होगा बताओ बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। क्या बात समझ में? और यदि आपने ये सुना है तो आपने ये भी सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है ना, और होना भी चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं बेटा रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा आ रही है और बैकवर्ड में कम जा रही है, इसका मतलब पता है क्या? अच्छा एक बात और मुझे ये बताओ, यदि हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है बेटा, अब हम ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और इससे बनने वाला जो एसिड बेस है वो वीक कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं वीक कौन सा अच्छा होता, मतलब बेस कौन सा अच्छा होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है या स्टेबल होता है? कौन सा बेस अच्छा होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है या स्टेबल है? रिएक्टिव है या स्टेबल? स्टेबल। सोच ध्यान से, जो बेस कौन सा अच्छा होगा। देखो सुनो मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कौन सा बेस अच्छा होगा, रिएक्टिव या फिर स्टेबल? रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो यदि वो रिएक्टिव नहीं होगा तो उसके प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम और प्रोटॉन डोनेट के लिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम, और जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम फिर वो बेस अच्छा कहां से होगा? बस समझ में आ रहा है? बेस तो वही अच्छा होगा जो जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जब तो होगी जब वो मोर रिएक्टिव होगा। अरे भाई जो चीज स्टेबल हो गई वो क्यों बॉन्ड बनाएगी बेटा जी? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेस वो अच्छे होंगे, मतलब यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, और यदि आपने ये पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो स्टेबल है वो रिएक्ट क्यों करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यदि हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस, सुनना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है बेटा जी, सॉरी अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? हाँ, यदि हम ये कह रहे हैं बेटा जी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है बच्चों, क्या है बच्चों? वीक, इसका मतलब कि ये होगा ना इसकी रिएक्टिविटी कम है, बोलो मानते हो बच्चों? और यदि इसकी रिएक्टिविटी कम है बच्चों तो इसका मतलब इसकी, हाँ सुनना मेरी बात, इसकी रिएक्टिविटी कम है इसका मतलब इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, तभी देखो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही रही, वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट है। अरे यार समझ, अब देखो यदि हम ये कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस वीक है तो रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम है इसका मतलब है। और बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल सतर्क हो जाना। अब यदि हम ये कह रहे हैं सुनना कि ये कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड है तो इसकी वीक बेस है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप एक बार बताओ, सुनना ध्यान से, यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अरे आ रहा समझ में? इधर पीछे कहां गया वो? सुनना ध्यान से, यदि हम ये कह रहे हैं कि एक अच्छा एसिड है तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अब यदि तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे एक बात का जवाब दे दो कि यदि ये बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस वीक है, अच्छा तो यदि हम बात कर रहे हैं क्या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, डायरेक्टली रिलेशन आएगा या इनवर्सली आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ, अरे वही बोल तो गया, अरे यार गलत बात। देखो हम ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, तो मैं अब ये कॉन्जुगेट बेस वीक है
तो बताओ इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इनवर्सली? डायरेक्टली। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, कहाँ चला गया? इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और अरे आ रहा है समझ में? और यदि आपको ये समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कहाँ गया, ये देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। और क्या बच्चों, कॉन्जुगेट बेस ही यहाँ जो बना है वो एनाइन है, चेक कर लो। और आपको याद होगा, क्या याद है आपको? क्या तुम्हें याद है? क्या याद है तुम्हें? कि क्या याद है तुम्हें? एप्लीकेशन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। ये पढ़ गया। यानी कि देखो, अब सुन लो ध्यान से, कुछ नहीं करना हमें। यदि हमें एसिड दिए हैं तो वहां पर हमें एनायन बने बनाए मिलते थे, यहाँ पर हमें एनायन बनाने पड़ेंगे आफ्टर द सेपरेशन ऑफ H+। और उस एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना। जिस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब बेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी कम, और ये यदि कम, अरे सब ठीक है। तो अब आप नोट कर लो, इसमें कहाँ गए भाई? दो क्यों है कि ना? और सर ये वाला भी बाकी है। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, यस और नो, यस और नो। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उससे बनने वाला एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ना। देखो कंफ्यूज मत होना, हम देखो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनने वाला बेस होगा वो वीक होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर लो आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये मान लेता हूँ, सपोज बच्चों मैं ये मान रहा हूँ कि स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो A1 की ज्यादा है, A1 माइनस की ज्यादा है A2 माइनस से। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए? क्या ऑर्डर आना चाहिए? HA1 इज ग्रेटर देन HA2। क्या इतना मानते हो? ठीक है। बस अभी इसी क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी एसिड्स दिए हम उनसे क्या करेंगे? पहले H+ का सेपरेशन करेंगे और एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। और याद करो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की थी, बताओ कैसे की थी? पहले नहीं, सबसे पहले चार्ज ऑन एटम। भूल देखो, ये बिल्कुल माइंड में फिट कर लो। कोई भी देखो, ये एनायन की बात नहीं बेटा, चाहे कैटायन हो, सबसे पहले माइंड में चार्ज ऑन एटम। इफेक्ट की बात बाद में करोगे, नहीं लुढ़क जाओगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले जो भी जिसकी भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, दिमाग में चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम में 2 अलोंग द पीरियड EN, अलोंग द ग्रुप साइड। आया समझ? फिर इसके बाद में वी विल अप्लाई इफेक्ट। क्लियर है? और इफेक्ट में भी फिर इंडक्टिव लग रहा है तो DNP रूल, समझ रहे हैं? नहीं फिर वहां पे फिर हालत खराब हो जाएगी। क्लियर है? अब आप देखो, यानी हमें बेटा क्वेश्चन दिया है, मान लो जैसे मान लो हमें दिया ये, देखो अब मैं वही आपको समझा रहा था। इवन देखो ये क्वेश्चन आपने कल किया भी है, करना जरा। CH3OH पहला, दूसरा है CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, थर्ड है बच्चों CH3CH2OH, CH3CH2OH, और फिर इसके बाद में CH3SH। अब सबसे पहले देखो हमने क्या बोला, रुक जाओ एक मैं करवा रहा हूँ फिर आप करना। सबसे पहले क्या बोला, ये हमें एसिड्स दे रखे हैं, तो एसिड्स का हमें जब कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे? एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। जिस एनायन की स्टेबिलिटी, जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उससे बनने वाला एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब देखो अब क्या कर सकते हैं बताओ? आफ्टर द सेपरेशन ऑफ बचा H+, ये बनेगा बेटा जी CH3O नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा बेटा जी? CH3CH2NH माइनस, और तीसरा क्या बनेगा बच्चों? CH3CH2O माइनस, और चौथा बन जाएगा बेटा जी CH3S माइनस। अब मेरी बात सुनना, अच्छा कुछ क्या होता है, कुछ के माइंड में ये चल रहा है कि सर हम H का सेपरेशन यहीं से क्यों कर रहे हैं? ऑक्सीजन से, कार्बन से भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर भी कार्बन से कर सकते हैं, यहाँ पर भी। एक बात ध्यान रखना, H का सेपरेशन वहां से करना है जहां पर बनने वाला जो एनायन है वो स्टेबल हो। और एक बार बताओ एनायन की स्टेबिलिटी कहां बढ़ेगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, या जिसकी साइज ज्यादा होगी।
भाई यहाँ पर साइज का वेक्टर लगा, अरे यहाँ पर साइज है ना, और यहाँ पर क्या है, मोर ही है, अरे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर ही है, यस और नो, इसीलिए ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी हम ये कह रहे हैं बेटा जी कि ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस है ये यदि एसिड है तो इससे बनने वाला क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। बस अब कॉन्जुगेट बेस की एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो। सबसे पहले क्या बोला था, चार्ज ऑन एटम, इसका मतलब सल्फर सबसे ज्यादा, अरे कल ही बताया। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तो ईएन लगेगा, और फिर इसके बाद में सुनना, मेरी बात सुनना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ईएन लगेगा, और फिर ऑक्सीजन और सल्फर में साइज लगेगा। साइज का कल वेक्टर बताया ना, यस और नो। तो मैं यदि बच्चों ये मान लूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ, इसको 2 मार्क कर रहा हूँ, इसको 3 और इसको 4, और इससे बनने वाले जो कॉन्जुगेट बेस है बेटा, उसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश और बच्चों 4 डैश। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब यदि हम देखो हम क्या कंपेयर करेंगे, बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब एनायन, दिमाग में मतलब कॉन्जुगेट बेस ध्यान में रखा करो, है ना। अब मुझे बताओ किसकी ज्यादा है, 4 डैश की, अरे 4 डैश की ना बच्चों, और फिर बताओ किसकी। अब हमें पता है, देखो मेरी बात सुनना, हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड आगे होंगे सेकंड से, यानी सेकंड सबसे लास्ट में। अच्छा, एटम का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, इसका मतलब सेकंड डैश लास्ट में। अब बचा हमारे पास में कौन, फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड में चार्ज एटम सेम हो गया। अब लगाएंगे इफेक्ट। इफेक्ट में देखो क्या बताया था, एनायन की स्टेबिलिटी को माइनस, देखो नेगेटिव पे ले नेगेटिव अच्छा, माइनस के लिए माइनस अच्छा ना, तो यहाँ तो बेटा प्लस आई है ना, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई, और इथाइल का इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा, और जिसका प्लस आई ज्यादा आ रहा है समझ में, इसका मतलब क्या आएगा, फर्स्ट डैश देन क्या आएगा, थर्ड। और यदि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या आएगा, बताओ बेटा, 4 1 3 2। और ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये तो, यस सर। आ रहा है समझ, वही मैंने आपसे बोला था कि ढंग से आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एसिड में कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। basis of periodic table correlation, on the basis of periodic correlation। अब ये periodic correlation क्या होता है, देखो बच्चों हमने बात करी थी along the period, along the period, along the period बात करें तो कंपैरिजन बताओ, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि हम ये कह रहे हैं बच्चों, इधर देखो इधर, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है HC HN HO, ठीक है, ऐसे हमें एटम दे रखे हैं जो कि हमें लास्ट में दे रखा है, इधर पीछे आ जाओ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो जहां से आपने निकाला है, O से निकाला है, N से निकाला है ना, तो पीरियडिक कोरिलेशन ही था ये। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आप ये चेक कर लो, क्या चेक कर लो, कहाँ गया भाई, हाँ जी, आप ये चेक कर लो H प्लस का सेपरेशन कहाँ से हुआ है ना, कौन से आइटम से हुआ है, H प्लस को सेपरेट मत करो। अब आप देखो, क्या मैं कह सकता हूँ इधर से इधर जाने पर बच्चों EN बढ़ेगी, सोचो, और यदि EN बढ़ेगी तो क्या होगा, H प्लस का सेपरेशन बढ़ेगा, देखो। अच्छा एक चीज और समझो, मैं एक एटम को लेना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, इसे यहाँ नीचे ले लो आप, देखो जैसे मैं ये कह रहा हूँ HC HN HO और HF, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनना, मैं यदि ये कह रहा हूँ कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस, देखो मेरी बात सुनो, इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो H प्लस है इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्या मैं कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि EN बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये एटम उतना ज्यादा H प्लस पर पॉजिटिव आएगा, और जितना ज्यादा H प्लस पर पॉजिटिव आएगा उतने ज्यादा उसके निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। और याद करो जो H प्लस आसानी से रिलीज करेंगे वो कैसे
तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, देखो अच्छा EN बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अब हमें क्या देखना है, अब हमें हर मतलब कंपाउंड का H+ नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि कौन सा जो मतलब जो भी हम एटम देख रहे हैं, पहले हमने चेक किया जो जिन एटम के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो पीरियड में है या फिर ग्रुप में। हमने देखा कि पीरियड में, तो फिर हमने देखा यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकला, कनेक्टेड है। तो फिर हमें पता लग गया कि जो क्लोरीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसकी EN ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डायरेक्टली बता सकते हैं वहां पर। जैसे देखो पीछे आप समझ लो, जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकला और यहाँ ऑक्सीजन से। अब हमें पता है कि कहाँ से हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीजन से। अरे यस और नो, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन से ज्यादा है। देखो है भी, आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं बिना, देखो ये तो एक तरीका है ही, इससे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम में क्या है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि बिल्कुल सबको निकालें, H+ पहले H+ निकालें और उनके कॉन्जुगेट बेस बनाएं, फिर इनकी की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। इससे अच्छा हम वहीं पर क्या कर लें कि ये जो कनेक्टिविटी है ये किससे है, नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी किससे है, नाइट्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से है, कार्बन से है, ऑक्सीजन से है या फ्लोरीन से। यदि पीरियड में हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी, एक कंपैरिजन भी हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छा दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, बताओ दूसरा क्या हो सकता है, अलोंग द ग्रुप। अरे एटम अलोंग द ग्रुप भी तो हो सकता है, और यदि अलोंग द ग्रुप है बच्चों तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये कैसे देखो इसको भी समझ लो आप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जैसे मैं बात करूं बेटा, अब मैं क्यों नहीं, देखो वहां पर ग्रुप में साइज वाला फैक्टर क्यों नहीं लगता वो भी समझ लो, HF, HCl, HBr और बच्चों HI। अब बच्चों सुनो बेटा, यहां से यहां जाने पर क्या कहेंगे, साइज बढ़ रही है, बोले मानते हो, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, बोले मानते हो, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अरे मानते हो बच्चों, जैसे मान लो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे आसानी से टूट जाएगा, फिर ये आधा आधा हो जाएगा, फिर इसको ब्रेक करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, बच्चों जितना छोटा होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा ही करनी पड़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यदि कम हो रही है, इसका मतलब प्रोटॉन ये जो है H+ देने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि उसने होल्ड टाइटली होल्ड करके पकड़ रखा है ना प्रोटॉन को, और जो आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा वो तो वीक एसिड होगा। क्या हम कह सकते हैं एसिड तो वही अच्छा होगा जो प्रोटॉन आसानी से जाने देगा, और कौन जाने देगा, जिसके बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अरे यार समझ, इसका मतलब फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। अरे क्योंकि प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना बच्चों, आ रहा समझ में। अब हमने देख लो वही हमने किया, जैसे देखो याद करो, और नेक्स्ट क्या लिया था बताओ मुझे बच्चों, HO और HS याद करो, किया था, तो साइज वाला फैक्टर लगा दिया, देखो सल्फर ज्यादा है, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन, आ रहा समझ में, और देन फिर इसके बाद में जब चार्ज और एटम सेम हो जाए देन आप क्या लगाओगे, इफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप नोट करिए, कहां से नोट नहीं किया बताओ, जल्दी बताओ। यानी कि मैं पता है इनडायरेक्टली बच्चों क्या कह सकता हूं यहां से कि -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड बाय इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आ रहा समझ में? नोट लगा के लाइन लिखना है यहाँ पे। लिखिए, देखो बेटा नोट लगा, -I इफेक्ट इंक्रीजेस ऐसे, -I इफेक्ट इंक्रीजेस, -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड by increasing stability of its conjugate base। देखो -I क्या कर रहा है बताओ, -I बढ़ेगा, बताओ -I ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो ये कम, और ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? तो इनडायरेक्टली -I कर क्या है, वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है।
तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन करिए। लेकिन बेटा जी चला गया भाई। हाँ देखो यार, मान लो आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये भूल जाओ, नहीं है पता और मुझे डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो पहले मैं क्या देखूंगा? पीरियोडिक कोरिलेशन। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, या नाइट्रोजन से, यहाँ ऑक्सीजन से और यहाँ पर सल्फर से, तो इसका मतलब साइज वाला वेक्टर आ गया है, ये आ गया। अब बचा हमारा पीरियड वाला, तो ये दोनों पीरियड वाले हैं, तो पहले कौन आ गया? ऑक्सीजन ज्यादा आ गया। अरे अब बचा कौन? दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो अब आई इफेक्ट लगा दिया, डायरेक्टली आई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप, इसका प्लस आई ज्यादा होगा ना। अरे आ रहा है समझ में? तो वही तो ऑर्डर आ रहा है, देखो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बेटा। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जी बता। गलत, पहले ही लाइन में वही कह रहा हूँ, आप ऑर्डर मिस कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आएगा, गलत है बेटा, गलत। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर यदि हम पहले क्या लगाएंगे? चार्ज, यहाँ पर H कहाँ से सेपरेट होगा? ऑक्सीजन से। अरे सब में चार्ज और एटम सेम आएगा ना सब में, तो अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा, यहाँ तो आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आई इफेक्ट में क्या? माइनस आई इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यस और नो? अब देखो वही आपने गलती कर दी, आपने डायरेक्ट पावर कनेक्ट कर दी। याद करो, डिस्टेंस के बाद में नंबर, फिर पावर। अब आप देखो, हमें पता है, चेक कर लो यहाँ पर, बता सेकंड आएगा। अरे देखो ना, देखो ये अरे ये माइनस आई लगा रहा है, ये बताओ पहले तो। ये सब माइनस आई लगा रहा है और ये भी माइनस आई, और ये लगाएगा प्लस आई, ये तो प्लस आई लगा रहे हैं ना, देखो ना ध्यान से, इसका मतलब 4 तो लास्ट में जाएगा। अब आप देखो, इसके बाद में सुनना, यदि हम देखें इसकी डिस्टेंस तो सबसे ही कम है, ज्यादा, सॉरी कम क्या, ज्यादा है इसकी डिस्टेंस, ज्यादा कम है तो माइनस आई कम होगा, यानी कि फिर आएगा थर्ड, इसके बाद में फर्स्ट, क्योंकि देखो डिस्टेंस इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, नंबर। देखो हमने माना कि इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर कम है, लेकिन बेटा पावर वाला फैक्टर कब आता? जब यहाँ पर नंबर, जैसे यहाँ पर आप सुनो मेरी बात, क्या बताओ, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम है, सेम है ना, ठीक है। फिर हमने चेक किया, यहाँ पर 1 है, ये यहाँ 2 है, तो नंबर डोमिनेट कर गया ना, अब भले ही इसकी पावर ज्यादा है, आ रहा है समझ में? चलिए, तो रूल ब्रेक नहीं करना है, वो कहने का मतलब वही है। सेकंड क्वेश्चन अभी कंप्लीट है? यस सर। क्वेश्चन और कर लो, कल अगली क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे, अगली क्लास हो गया क्या बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अदर क्या बचे?
थर्ड सेकंड फर्स्ट, सही बात है। क्योंकि देखो हमें पता है तीनों में चार्ज एटम सेम होगा, कार्बन पर ही आएगा। और कल ही बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यस और नो? दिस इज sp कार्बन, sp2 sp कार्बन की एन ज्यादा होती है, इसीलिए याद करो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और इसीलिए याद करो मैंने आपको बताया भी था कि sp कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तभी तो वो एसिड बेस रिएक्शन करता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलिए बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ये समझ में आया जो पढ़ाया?